And today I am going to discuss short notes based on molecular basis of inheritance, 12th chapter 6. So let us start. The first short notes from this chapter can be nucleosome, and in the board 3-mark question is asked, and in NEET variety of question is asked. So nucleosome is defined as the condensation product of core of histone protein and coil of double stranded DNA. So double stranded DNA coils 1.75 tons and measures 200 BP base pairs. Histone protein constitute core of the nucleosome. And basic nature of histone protein is because of presence of more of lysines and arginines. These are the amino acids indeed. So that's all. Second thing is octamer. So देख सकते हैं आप इसमें ही this is the core and this is octamer स्ट्रक्चर, यानी कि 8 हिस्टोन का बना हुआ है, विच इज 2 इंटू H2A, H2B, H3 और H4 प्रोटीन का होता है. लाइसिन्स एंड आर्जिनिन ये दोनों ही अमाइनो एसिड्स हैं जो इसका कोर बनाते हैं. न्यूक्लियोसोम हो गया. अब हम लोग देखते चलते हैं कि ओवरऑल लेंथ ऑफ DNA in human cells have been calculated 2.2 मीटर. हाउ इट इज़ पॉसिबल. ठीक, यहाँ पहले बता दूँ इसको. डबल स्टैंडर्ड DNA है ये, 1.75 वाइल्स है ये, यही कहानी है इसकी. ठीक, अब जो लिखा हुआ है 2.2 मीटर टोटल लेंथ है DNA का हमारे सेल में, कैसे पॉसिबल है. तो इसका जो आंसर है वो यही बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 99 पे ऊपर ही लिखा हुआ है कि दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर एंड 0.34 एक्सियल हाइट है ये, एंड 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर, ये लिखा हुआ है. याद कीजिएगा. इसके अलावा बात आती है क्रोमेटिन के बाद NHC, है ना, और HC, दो बातें आती हैं. एक तो है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. NCERT में फुल फॉर्म दिया हुआ है, देख लीजिएगा. नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं. तो ये एसिडिक नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है ये, है ना. और ये 12 to 20 टाइप का होता है. ये क्रोमोसोम का पेलिकल वगैरह बनाने में काम करता है. बैक्टीरिया में पाया जाता है मोस्टली. यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है. यूकैरियोटिक में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों ही टाइप का, है ना. इसमें रहता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ये लिखा मैंने, हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. ये बेसिक नेचर की है ये, और ये सीख है ये यूकैरियोटिक. अब लिख सकते हैं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करता है, यूकैरियोटिक. यस, जो क्रोमोसोम बना होता है, जैसे हमने ये देखा है, ऐसे ऐसे ये क्रोमोसोम है, और ये सेंट्रोमियर है, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है अगर, और ये क्रोमोसोम्स के आर्म्स हैं, और ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है. तो ये जो देख रहे हैं बाहर से जो कवरिंग है वो पेलिकल कहलाती है.
और ये पेल्की जो बना होता है यूकैरियोट में नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का होता है। इसके अलावा जो क्रोमोसोम का पैकेजिंग है उसके अंदर डीएनए का पैकेजिंग क्रोमोसोम का फॉर्मेशन है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन का बड़ा ही कंट्रीब्यूशन है। हिस्टोन प्रोटीन पैकेज करती है। तो देखा गया है कि इनके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे एक क्रोमोसोम पे पार्ट है, आर्म ऑफ क्रोमोसोम है ये ऐसा। तो इसके अंदर डीएनए की पैकेजिंग कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी। देखिए कहीं लूज है डीएनए, तो ये कंडीशन जो होगा ऑन स्टेनिंग TAI ऑन स्टेनिंग STAING ऑन स्टेनिंग बाई एसिटोकार्मीन या क्विनाक्राइन, ये दोनों क्या है, स्टेन है, डाई है। तो ये लिखता है लाइट कलर्ड और लिखता है डार्क कलर्ड, लाइट कलर्ड एंड डार्क कलर दिखेगा। इसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। और ये डेंस होता है, ये कहते हैं यूक्रोमेटिन, ये कहलाता है। इस पे ये एक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली, ये एक्टिव माना गया इसलिए कि यहाँ पे जीन्स ज़्यादा होती हैं, जीन का ओवरलैपिंग कम होने से एक्चुअल जीन्स का नंबर ज़्यादा होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगा, इसलिए एक्टिव होगा ट्रांसक्रिप्शनली। यहाँ डीएनए ज़्यादा होगा, जीन भी ज़्यादा होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ जीन भी ज़्यादा होगा, म्यूटेशन भी ज़्यादा होंगे और ओरिजिनल जीन का नंबर कम हो जाएगा, इसलिए कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ये इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शनली। ठीक ना, ऐसे कहते हैं इसको। तो ये समझ में आ गया। हेट्रोक्रोमेटिन बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसीलिए उनमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके बाद जो आता है टर्म, उसको देखते हैं हम लोग, उसे कहते हैं BAC एंड YAC। तो इसको कहेंगे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसको कहते हैं ईस्ट, वही लिखा जाएगा आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, है ना। ये यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है। ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ये होगी। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है ना, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम बनता है, लिखा जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड, इसमें लिखेगा नॉट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसमें प्रोड्यूस नहीं होते यूकैरियोटिक में, इसीलिए इनको प्रेफरेंस कम मिलता है, इनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है। इसलिए ये मैनमेड है, दोनों ही बैक्टीरिया है, ये ईस्ट है, सैक्रोमाइसिटीज क्लास का फंगाई, चैप्टर क्लास 2 ईस्ट पेनिसिलियम का फैमिली का है, ये बेबलिसियर के ग्रुप का है। ये यूनिसेलर होता है, इसको कल्चर करना आसान है, इनको भी कल्चर करना आसान है, बैक्टीरिया ग्रुप का होता है। तो जेनेटिक मेटेरियल इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में इसको हम दोनों को यूज़ करते हैं। तो मैन मेड है ये, इनका जो डीएनए है मैनिपुलेटेड है, इनका भी डीएनए मैनिपुलेटेड है, हाँ, फॉर बेटर फीचर्स,
अब उनको ग्रोथ मीडियम में डालेंगे तो इनसे जो नंबर ऑफ कॉलोनी और प्रोडक्ट होगा ज़्यादा होगा, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं दोनों, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन एक पूछा जाएगा शॉर्ट नोट पे, वो हम देख रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है पेज नंबर 106 से। इस पॉइंट को जो पढ़ेंगे आप लोग, तो यहाँ पे बताया गया है कि रेप्लिकेशन फॉर्क क्यों बनता है। जो हम लोगों ने देखा है डीएनए फॉर्क, ऐसा 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 देखा हम लोगों ने, 5 डिग्री और 3 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री और 5 डिग्री, 3 डिग्री। यहाँ देखा आप लोगों ने, यहाँ पे तो हो गई टोपो आइसोमरेज एंजाइम, ये वाला टोपो आइसोमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन खोल के वीडियो पढ़ लीजिए, देख लीजिए आप लोग। इसको कहेंगे हम लोग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मेथड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है ये, इसीलिए इसको रेप्लिकेशन नोड्यूल कहते हैं। यही है वाई फॉर्क कहते हैं, जो ट्यूनिंग फॉर्क की तरह दिखता है, या जिपर मॉड्यूल भी कहते हैं। ये क्यों बनता है, ऐसा क्यों बनता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। इसलिए कि खुलता है ताकि यहाँ एनर्जी वैल्यू स्टोर्ड होती है, कंजर्व रहती है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ पे कम एनर्जी है, इसलिए कोई भी न्यूक्लियोटाइड का अटैचमेंट जो होता है यहाँ इजीली हो सकता है ना। यहाँ पे एनर्जी के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे कि फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूअल पर्पस एडिंग टू द, है ना, एक्टिंग एज ए सबस्टेट। तो कह रहा है एटीपी का 2 काम, एनर्जी भी देती है और नाइट्रोजन बेस का एक फॉर्म है जो डीएनए का पार्ट है। कह रहा है कि उसका एक कंस्टिट्यूएंट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। तो इस तरह से अब एनर्जी वैल्यू फिक्स है सेल की, एक समय में कोई एक ही काम होगा, या तो ये होगा या तो दूसरा फंक्शन होगा। जब ये होगा तो बाकी सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है सेल की, और डीएनए रेप्लिकेशन की टॉप प्रायोरिटी होती है, ज़्यादा एनर्जी यहाँ लगती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस के रूप में ट्राइफॉस्फेट जो है यहाँ पे ज़रूरत भी है, इसलिए भी यहाँ खर्चा होता है, इसलिए वो फॉर्क बनता है। इसके बाद आता है ये सिस्टोन। तो सिस्टोन देखेंगे, एक है सिस्टोन, किसने दिया था, बेंजर ने दिया था। और भी होते हैं रिकॉन, न्यूटन, और भी सारे वर्ड्स होते हैं। तो सिस्टोन ये स्ट्रक्चरल जीन्स, कई जीन मिल करके एक ग्रुप में होते हैं और किसी एक फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब कह रहा है कि सिस्टोन 2 तरह का होता है। पेज नंबर है 109 पे देखेंगे पेज नंबर, यहाँ लिखा हुआ है सिस्टोन मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक। अब एक के ग्रुप में बहुत सारे जीन्स हैं, एक सिस्टोन कहते हैं। अगर अलग अलग डीएनए पे हैं, अलग अलग क्रोमोजोम पे हैं, तो उनको मोनोसिस्टोनिक टाइप कहा जाएगा, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। और सारे जीन, स्ट्रक्चरल जीन, सारे जीन, ग्रुप वाले जीन एक ही डीएनए प्रेजेंट है अगर, तो उसको पॉलीसिस्टोनिक कहा जाएगा, जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। समझ आ गया। इसके बाद जो आता है, ये सब बता चुका हूँ, कैपिंग, टेलिंग, है ना, HNRNA, ट्रांसलेशन फैक्टर, सब बता चुका हूँ। जेनेटिक कोड डैमो ने दिया था, वो बता चुका हूँ। कोड, कोडोन और एंटीकोडोन इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। उसमें है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, चैप्टर का नाम है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, वहाँ आप लोग देख सकते हैं उसको। तो इसको छोड़ रहा हूँ। अब इसमें जो एक क्वेश्चन आता है कि AUG हैज़ ड्यूअल फंक्शंस, AUG हैव ड्यूअल फंक्शन, जस्टिफाई AUG।
ए यू जी, ड्यूअल फंक्शन, डुअल फंक्शन। तो यस, ये एक तो इनिशिएटर कोडोन है, इनिशिएटर कोडोन भी है ये, एंड ये कोड फॉर, कोडोन फॉर अमाइनो एसिड मेथियोनाइन। इस तरह से अब इसकी भी ज़रूरत है ट्रांसलेशन में, इसकी भी ज़रूरत है, प्रोटीन बनने समय दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया एग्जाम्पल हो सकता है बेस्ट। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं सिकल सेल एनीमिया को। ऑटोजोमल रिसेसिव जीन्स के वजह से डिजॉर्डर है ये। थैलासीमिया भी ऑटोजोमल रिसेसिव जीन डिजॉर्डर है वो, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। तो पेज नंबर 113 पे समझा देता हूँ, ये लिखा हुआ है पेज 30 पे, राम है रेड बिग कैप। इसमें अगर एडिशन हो रहा है किसी भी बेस का बिफोर ए वर्ड रेड, तो इसका मिस मीनिंग हो गया, यहाँ जाके बिग मीनिंग हो गया। मतलब राम है बिग रेड कैप, बाकी समय कोई चेंज नहीं आया, ये हो गया पॉइंट म्यूटेशन, है ना, पॉइंट म्यूटेशन। और अगर इसी में जैसे ये देखिए ये हो रहा है तो सारा ओवरलैप हो रहा है, राम है BREDC है, ये है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, यानी कि आगे का सारा फ्रेम ऑफ नाइट्रोजन बेस में चेंज हो गया। तो ये BRE एक चेंज होने से क्या हुआ, ये फ्रेम शिफ्ट हो गया, जबकि यहाँ पे एक जगह होकर रह गया ये BIG, जिसको कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। तो देखा आपने सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन है इसलिए कि ग्लूटामीन की जगह वैलिन बन जाता है ना, GAG बिकम्स GUG। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है वाइट tRNA आल्सो कॉल एडेप्टर मॉलिक्यूल, tRNA एडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, डिस्कस कर चुका हूँ पहले। और ये स्मॉलेस्ट भी कहलाता है, स्मॉलेस्ट RNA, सुपर नाटांट RNA भी कहते हैं। और ये करीब ये होता है 15% के आसपास ऑफ सम टोटल ऑफ RNA ऑफ द सेल। इसमें जो डायग्राम पहले बताया था 3 डिग्री 5 डिग्री ऐसे डायग्राम बनाया मैंने, ऐसे। तो ये तो हो गया एंटीकोडोन, ये हो गया mRNA, ये इसको कहेंगे एंटीकोडोन, और ये हो गया अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट हो गया, ये CCA का बना होगा, ऊपर होगा C यहाँ होगा CCA। ये DNA है, ये DNA है, ये RNA है सिंगल स्टैंडर्ड, ये RNA पार्ट है, ये DNA पार्ट, ये एक्स्ट्रा आर्म है, ये एक्स्ट्रा आर्म है, ये है ना, DHU लूप कहलाती है, DHU लूप कहलाती है ना। इसका फंक्शन अभी नोन नहीं है। ये जो है राइबोसोम रिकॉग्नाइज करेगा, ये जो है एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा, इसको कहते हैं एंजाइम रिकॉग्निशन साइट, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, अमाइनो एसिड रिकॉग्निशन साइट और एंटीकोडोन साइट। यहाँ पे होगा mRNA पे जो कोड होगा उसको पढ़ेगा। इसीलिए 2 चीज़ें हैं कि यहाँ भी बाइंड है और यहाँ भी है, इसीलिए इसको कहते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल। जैसे आपका फ़ोन का चार्जर होता है तार, केबल को कहते हैं एडेप्टर, बिजली से फ़ोन को जोड़ता है। तो 2D पिक्चर दिया था हॉली साइंटिस्ट ने, हॉली ने, और 3D दिया था क्लंग ने, क्लंग CLUNG क्लंग। तो क्लंग में कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है ना, कैपिटल L की तरह दिखता है, 3D में कैपिटल L की तरह दिखता है, और 2D में ऐसा दिखता है। हो गया। अब जो बात आती है, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, UTR
का फुल फॉर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है पेज नंबर 115 पे, जिसमें बताया गया है अनट्रांसलेटेड रीज़न। तो इसमें जो एग्जांपल होता है MGPP एट 5 डिग्री ऑफ HMRNA, सीधे लिखिए ना RNA mRNA, एंड पोलीटेल A एट 3 डिग्री। मतलब ये कि अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट नहीं है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड का पार्ट नहीं होता यूटीआर, लेकिन हर mRNA और प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड में रहता ज़रूर है ये। अब हम लोग देखते हैं इसमें तो ठीक है, कुछ है नहीं। HGP, तो HGP जो आप देख रहे हैं ह्यूमन जीनोम HGP, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड मेगा जीनोम प्रोजेक्ट, इसलिए कि लिखा हुआ है यहाँ पे 118 नंबर पे लिखा हुआ है क्योंकि 13 साल का एक प्रोजेक्ट था ये। दूसरी बात है इसमें पैसे बहुत इन्वेस्ट हुए थे और कुछ ऑब्जेक्टिव था, है ना, जो इसके गोल थे वो ये सारे थे जो, और आज भी हैं, अचीव किया जाना था। कुछ हुआ है, कुछ बाकी है। करीब 20 से 25 हज़ार जीन को एनालाइज करना था, किया जा चुका है, जबकि टोटल नंबर ऑफ जीन जो हो सकते हैं हमारे बॉडी में वो करीब 1,40,000 के आसपास हो सकते हैं। लिखा हुआ 80,000 से 1,40,000 के आसपास बॉडी में जीन हो सकता है। तो पहला प्रोजेक्ट ये था, ख़त्म हो चुका है, फिर नया अभी नहीं बना है, बनेगा तो बताऊंगा। फिर अगले पेज पे ये जो लिखा हुआ है गोल्स ऑफ HGP, ये पढ़िएगा कि क्या कुछ करना चाहता है। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या कुछ अचीव करना है, पढ़ के समझिएगा। 3 ऊपर से सीरियल नंबर में क्वेश्चन आता है कि HGP क्या है, और ऊपर से 3 पॉइंट को डिस्कस करना है। फिर है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो दिस इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऐसा है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो आप लिखेंगे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इन विच biology is studied with the help of computer software, this is called bioinformatics। यहाँ फिगर दिखाया गया है कि लड़की है, इसका बाल से निकाला गया सेल का निकाला गया क्रोमोजोम निकाला गया DNA, और DNA के ऊपर जो बेस पेयर्स हैं उनको एनालाइज करके, जिसको हम प्लॉटिंग भी कहते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से स्टडी करते हैं, कंप्यूटर फीड ऑन कर देते हैं कि कोई पॉलीपेप्टाइड किस पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड और पॉलीपेप्टाइड को कोरिलेट किया जाता है। जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड मान लीजिए कोई हो गया ये, इस सब के लिए एक वर्ड दिया गया अमीनो एसिड, जैसे मान लीजिए हो गया टायरोसिन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कैपिटल T। ये जो होगा इसका सिनोनिम हो गया। मान लो कि यहाँ पर कुछ भी था XYZ, उसके जब हो गया T। अगर कंप्यूटर में आप T टाइप करेंगे अमीनो एसिड पेज पे जाके, तो अमीनो एसिड टायरोसिन खुल के सामने आएगा। यानी कि स्टडी को छोटा करना है, स्टडी छोटा नहीं करना है, उसके मेथड को छोटा करना है, समय बच जाएगा, आपकी एनर्जी बच जाएगी। इसको कहते हैं कोडिंग प्रोसेस है, एक तरह से कंप्यूटर कोडिंग है। जेनेटिक कोड को कंप्यूटर कोड में करना है, प्रोटीन को कंप्यूटर कोड में करना है, इसी स्टडी को कहते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसके बाद आता है EST और सीक्वेंस एनोटेशन। ये देखते हैं EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, पेज नंबर है 119 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक DNA पे जो कुछ भी लगा है, मान लो TA है ना, या GAC या GCC ऐसे लिखा है, GCC ऐसे लिखा हुआ है। तो इन सबको एनालाइज करना, 3 है, ये एनालिसिस है ना, थ्रू द प्रोसेस सेल में डालेंगे, किसी बैक्टीरिया में देखेंगे उसमें कौन सी नई प्रोटीन बन रही है। तो इस सीक्वेंस जो है एक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उस प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड किस पोजीशन पे लगा हुआ है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अमीनो एसिड
अमाइनो एसिड 1 लगा है, अमाइनो एसिड 2 लगा है, अमाइनो एसिड 3 लगा है, अमाइनो एसिड 4 ऐसे लगा हुआ है, अमाइनो एसिड लगा हुआ है ना। इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। सपोज कीजिए इसी को नो हाउ करना है, नो हाउ जानना है, तो कहेंगे सीक्वेंस एनोटेशन। इसके स्टडी को कहेंगे EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टाइप्स। और इसके एनालिसिस को कहेंगे, जिसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसको कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना, चेन। तो ट्रिपलेट कोडोन जो होता है वो 3 का बना, 3 बेस पेयर का होता है, पता है आपको। तो इसके स्टडी को कहेंगे EST और इसके स्टडी को कहेंगे सीक्वेंस एनोटेशन। BSc YSc बता चुका मैं, यहाँ दिया हुआ है BSc और YSc 2 वर्ड हैं, यहाँ बता दिया है। फिर SGPC क्वेश्चन आएगा साइलेंट फीचर, यानी कि पूरा प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन आपको साइलेंट फीचर यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है बच्चों, साइलेंट फीचर यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। 10 दिया हुआ है, इसमें इंफॉर्मेटिव है ये डिस्ट्रोफिन के बारे में, जो सबसे बड़ा जीन है ह्यूमन बॉडी में, है ना, कि सर्टेन एज के बाद मस्कुलर प्रॉब्लम आती है खास करके फीमेल्स में। तो ये कह रहा है कि इसको पढ़ लीजिएगा अपने से। SNP सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिखा है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यस। और मैं कह रहा है कि SNPS है ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कह रहा है। मान लो ए ऐसे लिखा है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड देख लो, यही है पॉलीमॉर्फिज्म। और GC हो गया सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड। या फिर A और GCA, इसको क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स, TA टाटा बॉक्स। कहाँ होता है ये, पार्ट ऑफ सैटेलाइट DNA है, ये पार्ट ऑफ सैटेलाइट DNA जी, जिसको सैट DNA भी कहा जाता है, टाटा बॉक्स। और ये वाला जो है पिग्नम बॉक्स यूकैरियोटिक पाया जाता है, ये मोस्टली प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। तो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड, ये कह रहा है ना सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, तो एक ये सब सिंगल जोड़ के एक लंबा चेन बनाएगा, और सेम टाइप का चेन है, जिसे आप कहते हैं ना केमिस्ट्री में आइसोमराइजेशन, लाइक दैट। ये पढ़िएगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी अभी बता दिया है, रिपीटेटिव DNA फिर से बता देता हूँ, और रिपीटेटिव DNA और सैटेलाइट DNA। तो कह रहा है कि रिपीटेटिव DNA किसी अगर डबल स्टैंडर्ड DNA पे A ऐसे लगा है, GC ऐसे लगा हुआ है, तो पूरा TA CG ऐसे लगा हुआ है। तो ये जो इसमें लिखेंगे 5 डिग्री 3 डिग्री और 5 डिग्री 3 डिग्री पे डबल स्टैंडर्ड DNA है, डबल स्टैंडर्ड DNA एज यू नो। तो ये कोई भी एक पार्ट लेंगे, इधर AT GC ये कहलाएगा आपका रिपीटेटिव DNA। ये देखिए एक पर्टिकुलर से का रिपीट हो रहा है, इसको कहेंगे रिपीटेटिव, है ना, DNA कहेंगे। और कोई एक पार्ट जैसे AT और TA, इसको कहेंगे सैटेलाइट DNA, सैटेलाइट DNA कहेंगे। ये समझ लीजिए, छोटा सा हिस्सा। अब सेंट्रीफ्यूगेशन की बात आएगी, तो अभी से इसके में सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं ग्रेडियंट इसका ज़्यादा होगा, रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इसका कम होगा, छोटा होगा। ये जल्दी सरफेस पे आ जाएगा और ये बाद में सरफेस पे आएगा, या सिंक या डूबा रहेगा। तो बड़ा है, डेंसिटी ज़्यादा है इसकी और डेंसिटी कम है। ये सब कर चुका हूँ, VNTR और बता चुका हूँ, और ये DNA फिंगरप्रिंटिंग और सब बता चुका हूँ। और कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर दे दूंगा, आप फ़ोन भी मुझे कर सकते हैं। और वीडियो ये कैसा लगा, कोई कमेंट अगर देना चाहते हैं मुझे, अगर आप, तो आप मुझे कमेंट देंगे, अच्छा लगेगा, और उसके हिसाब से और कोशिश करूँगा बनाने का। ओके, so thank you for watching and wait for
नेक्स्ट वीडियो। अब ये पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ख़त्म हो गया। देखिए वीडियो वगैरह बनाने में थोड़ी सी क्वालिटी वगैरह हो जाती है, हम लोग उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, बस पढ़ाने में एक्सपर्ट हैं, लेक्चर में एक्सपर्ट है। क्वालिटी वगैरह साउंड वगैरह कोशिश तो करते हैं सीख सीख करके, ठीक भी किया है मैंने, कर भी लूँगा, थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा आपको। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बायोलॉजी नीट। थैंक यू अगेन।